बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 के डेफिनेशंस की। और डेफिनेशंस में जो हमारे पास डेफिनेशंस थी वो थी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, फिर साइंटिफिक नोटेशन था, लॉगरिथम था, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा, एंटी लॉगरिथम, और फिर हमारे पास क्या था बेटा, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम के बाद बेटा हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि आप इनके एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं उनको मार्क करके रखिएगा। हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और जो काम जैसे बताया जाए बेटा लाजमी तौर पर उसको वैसे ही किया करें। बहरहाल सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर, एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय। और एंटी लॉगरिथम टेबल किसने प्रिपेयर किया था बेटा, जोसेफ बर्गी ने। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था बेटा कि किसने एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया, किसने बेस 10 का लॉगरिथम टेबल बनाया, किसने बेस ई का लॉगरिथम टेबल बनाया, और किसने एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया। तो एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जोसेफ बर्गी। नेक्स्ट है बेटा साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0643। अब बेटा ये 0.0643 का हमने साइंटिफिक नोटेशन अगर बनानी है, दैट इज इक्वल टू 0.0643। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो है डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ज़ीरो आ रहा है, सबसे पहले हम इसका ज़ीरो ख़त्म करेंगे बेटा, सॉरी डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल की जगह 1 आ गया, और आगे जितने डिजिट थे उतने ही ज़ीरो आ गए। डेसिमल हो गया बेटा ख़त्म। ऊपर आपके पास रह गया 643 डिवाइडेड बाई 10⁴। चूँकि 4 ज़ीरो हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10⁴। और 643 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 बन गया। अब हमने डेसिमल लगाना है। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए बेटा, डेसिमल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, मतलब डेसिमल लगाना है 6 के बाद 43 मल्टीप्लाई बाय। जब डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल की जगह 1, और आगे जितने डिजिट थे उतने ही ज़ीरो। ख़त्म करना हो तो डिवाइड करते हैं बेटा, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, और अगर लगाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6.43 मल्टीप्लाई बाय, अब 100 को हम क्या लिखेंगे, 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब इन दोनों के ऊपर रूल हम यूज़ करेंगे, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻² - 4, और 2 - 4 का मतलब है 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। So correct answer is 6.43 multiplied by 10⁻⁻². Option 1 is the correct answer. 6.43 multiplied by 10⁻⁻²। अच्छा, इस किस्म के जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, इसमें देखें ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह क्या है भला, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल फर्स्ट डिजिट की बात होना चाहिए, तो 2 डिजिट की बात है, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन रहेगी करेक्ट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 रह गई थी। इसी तरीके से बेटा आपने साइंटिफिक नोटेशन मालूम करनी है 0.074, खुद आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 को खुद सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ इन ऑर्डिनरी नोटेशन इज। अब ऑर्डिनरी आम नोटेशन में हमने देखना है कि किसके इक्वल होगा, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ऑर्डिनरी नोटेशन में मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने डेसिमल ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये डेसिमल है, ख़त्म करना है तो डेसिमल की जगह 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो, डेसिमल हो गया ख़त्म। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। 635 डिवाइडेड बाय 100 का क्या लिखेंगे, 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, और 635 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, नीचे जो +2 ऊपर जाकर क्या हो गया बेटा, -2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। और अब फिर हम रूल यूज़ करेंगे, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, तो -2 + 6 इज इक्वल टू 4। और ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए 10⁻⁴ का क्या मतलब है कि इसके साथ आपके पास 4 ज़ीरो बन जाएंगे।
अब बेटा जब ज़ीरो होते हैं ना 2 3, तो इनको ज़रा ख्याल से आपने देख कर लिखना है, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। 635 टेट्राजीरो। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 6, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। अच्छा, अब कॉमन लॉगरिथम की जब हम बात करें 2.5462, ये कौन सा पार्ट है बेटा? लास्ट लेक्चर में बात की थी इंटीग्रल पार्ट, और ये सारा कौन सा पार्ट है? डेसिमल पार्ट। तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? करेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मेंटीसा। कल के लेक्चर में बेटा करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के डेफिनेशन में इसकी हमने डिटेल बात की थी। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7 भी बेटा ऐसे ही है। द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मेंटीसा इज द करेक्ट आंसर। मेंटीसा कहते हैं डेसिमल पार्ट को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें बेटा, जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। इफ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज -2, दैट नंबर विल हैव 0 आफ्टर द डेसिमल पार्ट। देखें, अगर हमें करेक्टरिस्टिक बनाना हो -2, किसी कोई भी नंबर है, लेट मैं नंबर वो रख लेता हूँ XYZ, 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। मैंने XYZ रख लिया, बल्कि XYZ तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप नंबर कंसिडर कर लें कि है ABC। अब करेक्टरिस्टिक -2 बनाना है तो डेसिमल से पहले एक ज़ीरो लगाएंगे और डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। अगर एक नंबर है 546, आपको इस नंबर का करेक्टरिस्टिक -2 बनाना है तो डेसिमल से पहले एक ज़ीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं? एक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, वो पूछ रहा है इफ़ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज -2, दैट नंबर विल हैव 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होंगे बेटा? डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होंगे बेटा? 1। अगर डेसिमल के बाद 2 0 आए तो करेक्टरिस्टिक -3 बन जाएगा, 3 होगा तो -4 बन जाएगा, 4 0 आए डेसिमल के बाद तो उसका करेक्टरिस्टिक -5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से रिलेटेड है। इफ करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, करेक्टरिस्टिक कितना है बेटा? +1 है। दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब 1 बनाने के लिए अगर नंबर है 1 2 3 4, अब हमने ऐसी जगह डेसिमल लगाना है कि करेक्टरिस्टिक 1 बने, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद लगाएंगे ना, ताकि 2 में से 1 माइनस करें तो करेक्टरिस्टिक 1 बने। तो डेसिमल से पहले, या जिसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट होंगे? दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। कितने डिजिट हो गए बेटा इंटीग्रल पार्ट में? 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यू है ना बेटा, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द नंबर एंड बेस ऑफ इट्स लॉगरिथम आर सेम देन आंसर विल बी। देखें बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए ना, आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। वो कहते हैं कि जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं, जो नंबर है वही उसकी बेस है। यानी कि आपके पास है लॉग 10 नंबर है जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं, यही इसकी बेस भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको अब सॉल्व करना है ना कि नंबर और लॉग बेस सेम होगी। इसे मैंने नाम दे दिया x का। अब x का मतलब है मुझे ये देखना है कि इस सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यही देखना है ना। तो मैं इसी को बेटा सॉल्व कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे बेटा? इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे इसे हम 10⁻x इज इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ तो बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि जब नंबर और बेस दोनों सेम हो तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और ये सिर्फ 10 के लिए नहीं है, ये ओवरऑल है। लेट मैं यहाँ पर रख लेता हूँ बेस 5 का लॉगरिथम ले रहे हैं, बेस भी 5 है, इसकी वैल्यू मालूम कर लें। क्या बनेगा बेटा? 5⁻x इज इक्वल टू 5 और इसकी भी पावर 1 है, फिर x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कभी भी
किसी भी लॉगरिथम में अगर नंबर और बेस दोनों सेम होगी तो आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। अब ये जो एमसीक्यू नंबर अभी जो हमने 10 की बात की है ना, 11 बेटा बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखें आप क्या लिखा हुआ है, लॉग ए, बेस भी ए है, नंबर भी ए है, तो ये किसके इक्वल होगा। अभी हमने बात की है कि अगर लॉगरिथम जिस नंबर का ले रहे हैं वही उसकी बेस हो तो आंसर किसके इक्वल होगा बेटा, सिंपल 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम। अब आप देखें जैसे 10 और 11 किया है वैसे ही 12 है, सिर्फ अल्फाज का फर्क आ रहा है। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस, कि कोई भी नंबर है और जो नंबर है वही खुद बेस भी है, तो ये भी किसके इक्वल होगा बेटा, ये भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, 10, 11, 12 तीनों एमसीक्यू का जो मकसद है ना वो सेम ही है, मतलब सेम ही है, मकसद सेम ही है, सिर्फ अल्फाज की हेर फेर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 13, दैट इज द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस। अब ये दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बेटा, ज़रा जहन में रखिएगा कि लॉग ऑफ 0 किसके इक्वल होता है और लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है। बेस जो मर्जी हो, बेस इन दोनों सूरतों में जो मर्जी हो, लॉग ऑफ 0 किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, और लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। बेस जो मर्जी हो, लॉग ऑफ 0 1 के इक्वल होता है और लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, मतलब किसका लॉगरिथम ले रहे हैं, यूनिटी। यूनिटी से मुराद क्या होता है, 1। यूनिटी का मतलब क्या है बेटा, 1। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, कल हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है बेटा, कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है 10। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 15, फॉर नेचुरल लॉगरिथम द बेस इज, और नेचुरल लॉगरिथम में बेस क्या होती है, ई के इक्वल होती है। ये भी कल बेटा डेफिनेशन में, ये जो हमने पढ़ा था ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कल डेफिनेशन में पढ़ा था, ये हमने कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, और नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 16, द करेक्टरिस्टिक ऑफ 5.79। अब आपने देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, तो डेसिमल से पहले बेटा कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे, सो इट्स करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा एमसीक्यू नंबर 17। अब जरा एमसीक्यू नंबर 17 भी देख लें। इफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y देन y इज कॉल्ड, देखिए बेटा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, x इज लॉग ऑफ y, और अगर हम इसे पढ़ें y इज, x इज लॉग ऑफ y, तो इसलिए कहेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू है। अगर y को पढ़ेंगे तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x, y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x। If x is equal to log of y, then y is called एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग कह लें या एंटी लॉगरिथम कह लें, एंटी लॉगरिथम ऑफ x। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18, एंड इट इज log 64 log 64 8 is equal to x over 2। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में शामिल था। बहरहाल मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। जब हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इससे हम लिखेंगे 64 रेज टू पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8, और 64 को हम क्या लिख देते हैं बेटा, 8 स्क्वायर रेज टू पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8, 2 2 से कैंसिल हो गया, 8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसकी कोई पावर नहीं है तो हम इसे मेंशन कर सकते हैं, पावर 1 है। दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं और दोनों की बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, सो x इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1।
नेक्स्ट है बेटा log x 64 इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ x इज, और ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो जब आप x को सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा बेटा 8। आप इसको बेशक सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपके पास है log 3x इज इक्वल टू 5। तो 3 रेस्ट पावर 5 आपने चेक करना है किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 243। ये आप लोगों ने सॉल्व करके बेटा अपनी आसानी के लिए बेशक चेक कर लीजिएगा। मैं तो ज़बानी यहाँ से चेक कर रहा हूँ ना। 3 रेस्ट पर 5 इज इक्वल, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 3 रेस्ट पर 5 इज इक्वल टू एक्स। मैं तो 3 रेस्ट पर 5 को सॉल्व करना, मैंने सॉल्व करके देख लिया। इसी तरीके से बेटा अब आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है द वैल्यू ऑफ एक्स इन लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है, log of x is equal to 2.4543। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यही मेंशन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों तरफ हम इसका क्या लेंगे बेटा, एंटी लॉग ऑफ log of x is equal to एंटी लॉग ऑफ 2.4543। लॉग और एंटी लॉग दोनों कट देंगे, वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4543। अब एंटी लॉग लेने के लिए हमने एंटी लॉग किसका लेना है बेटा, 0.4543 का। तो एंटी लॉग ले लेते हैं बेटा 0.4543। याद होगा आपको जो एंटी लॉग है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है बेटा, डेसिमल से। 0.4543। और इसका क्या लेना बेटा हमने, एंटी लॉग मीन्स 10 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 2846। 2846। अब हमने इसमें ऐसी जगह डेसिमल लगाना है कि इसका करेक्टरिस्टिक 2 बने। तो कितने डिजिट के बाद लगाएंगे बेटा, 3 डिजिट के बाद। सो करेक्ट आंसर इज 284.6। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एमसीक्यू नंबर 22, इफ a रेस्ट पावर x इज इक्वल टू n। अगर a रेस्ट पावर x n के इक्वल हो और इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आप और लॉगरिथमिक फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं तमाम लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसे हम लिखेंगे log a n इज इक्वल टू x। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी दोनों सेम है, ज़रा ख्याल से कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, आप चाहे x को इधर ले आएँ, इस वैल्यू को इधर ले जाएं, दोनों के साइन चेंज हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बन गए, ये भी नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गए। तो अगर हमें दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करना हो तो हम इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू है द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ e इज 2.718। लॉग ऑफ e इज इक्वल टू, अब हमने ये लॉग ऑफ e इसको सॉल्व करना है बेटा। log ऑफ e इज इक्वल टू, अब हमने log किसका लेना है बेटा, e की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। e की वैल्यू क्या होती है 2.718। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, log ऑफ e आपसे पूछा जाता है। तो 2.718 का आप log ले लें, और इसका log लेने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक। डेसिमल से पहले एक डिजिट है, 1 में से 1 माइनस के 0। डेसिमल अब क्या लिखेंगे, मेंटीसा। और जब आपने मेंटीसा लेना है तो आप मेंटीसा लेंगे 2718, और आपने लॉगरिथम को प्रेस किया, ये क्या बन गया 5358। 5358। ये ना बोर्ड के एग्जाम में बेटा बहुत आता है, ये log ऑफ e की वैल्यू ना आप ज़बानी भी याद रखिएगा 0.5358। ये बेटा हो गया गलत, ये हमने log इसका सही नहीं लिया। दोबारा मैं लिख लेता हूँ, log ऑफ e किसके इक्वल होता है
लॉग ऑफ 2.718। अच्छा मैंने सिर्फ 718 का लिया है, 2718 का लेना था। करेक्टरिस्टिक क्या बन गया बेटा 0, और अब हम लॉग ले लेते हैं 2718 का। 2718 डेसिमल कंसिडर नहीं करते, लॉग क्या बन गया बेटा, डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट उठा लें, 4342 4342। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग m रेज्ड पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा लॉग ऑफ p माइनस लॉग ऑफ q, पहले p है फिर q है, इज इक्वल टू लॉग p ओवर q। लास्ट में ना चले जाइएगा बेटा, ज़रा ध्यान रखिएगा, इसमें लॉग पहले q है फिर p है, हमें पहले p चाहिए और फिर q चाहिए। और नेक्स्ट है लॉग ऑफ p ओवर q इज इक्वल टू लॉग ऑफ p माइनस लॉग ऑफ q। अच्छा नेक्स्ट है बेटा आपके पास नंबर 28 इज लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी। लॉग बी दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी। और जिस तरीके से लॉग ए बेस बी को हम लिखते हैं लॉग ए ओवर बी, इसी तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, लॉग ए, और इसकी बेस क्या बन जाएगी बेटा सी, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसी तरीके से लिखेंगे ना, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय लॉग ऑफ सी, इसी तरीके से बेटा इसको भी मेंशन कर दिया, तो ये बन गया लॉग ए सी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा लॉग एक्स वाई विल बी इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ वाई, ये बेटा इसका करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर z है, दोनों पावर्स दोनों सेम है ना, जब आप इसे log x ओवर log z लिखेंगे, इसे log y ओवर log z लिखेंगे, ये अगर बेस दोनों की सेम है तब भी ये log x ओवर y के इक्वल होगा। और लास्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास, इफ y इज इक्वल टू log zx, देन इसे क्या लिखेंगे बेटा, z रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा आपके पास MCQs थे चैप्टर नंबर 3 के, और इसके साथ ही बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था आज वो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। कल तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।